करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी चीज़ें भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारी PDF कोर्स से संबंधित कोई भी अगर आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 21 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इस्तांबुल टर्की में संपन्न हुई विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने जीत लिया है। आपको जानना चाहिए इंडिको ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना नेक्स्ट CEO अपॉइंट किया है और ये रोनोजॉय दत्ता को रिप्लेस करेंगे या फिर सक्सीड करेंगे। इंडियन नेवी ने फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड नवल एंटीशिप मिसाइल को सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है। किससे? सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से। एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें कि 20% तक एथनॉल होना चाहिए, तो ये जो पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 2023 से भारत में इंट्रोड्यूस की जाएगी। एक फ्रेंच नॉवल है जो है मर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, तो इसका ट्रांसलेशन किया गया था बंगाली में और उसी बंगाली ट्रांसलेशन को रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ दिया गया है। आपको जानना चाहिए 20 मई को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार 2022 में इसका थीम रहा बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 टेस्ट किया गया इसरो द्वारा और ये गगनयान प्रोग्राम के लिए इसको टेस्ट किया गया है। पैन एंड आधार ये मैंडेटरी हैं यदि 20 लाख से ज़्यादा की अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं। हसन शेख मोहम्मद ये सोमालिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। राजेश उन्नी इन्हें मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क MACN का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन इन्हें पाइन लैब्स ने अपना चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज चेक रिपब्लिक में ओपन हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KEB हाना बैंक, जिसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में है और भारत में जो इसकी ब्रांच है, तो इस पर 59 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है। यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट ने पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है लोक मिलनी। चलिए अब 23 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ हाउ मच रुपीज एज सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22। पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 30,307 करोड़ रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग ईयर 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ रुपीस एज अ सरप्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने को अप्रूव कर दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साथ ही इसने ये भी कहा है कि जो कंटिजेंसी रिस्क बफर है वो भी हम जो है अपनी बैलेंस शीट का 5.50% मेंटेन करके रखेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बिमल जालान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार RBI को हर वक्त अपने पास जो मिनिमम कंटिजेंसी रिस्क बफर है वो 5.5% बनाए रखना है। अच्छा, प्रीवियस ईयर यानी कि जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर था 2020-21 का, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99,126 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया था और इस बार किया है 30,307 करोड़ रुपीज़ का। तो इस अकाउंटिंग ईयर में कंपैरिजन करें अगर हम पिछले अकाउंटिंग ईयर से तो कम है। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो ये सरप्लस है RBI जो ट्रांसफ़र करता है ये किस एक्ट के थ्रू या किस सेक्शन के अंडर करता है। तो देखिए, द RBI ट्रांसफर्स
द सरप्लस दैट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अभी जानते हैं कि सरप्लस क्या है और कंटिजेंसी रिस्क बफर क्या है। देखिए सरप्लस का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जितनी भी नीड्स हैं, है ना, जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो उनको सबको पूरा करने के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस। वो सरप्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है। अच्छा, सरप्लस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पास ये पैसा कहाँ से आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कमाई के क्या साधन है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए कार्य नहीं करता है कि वो एक प्रॉफिट कमाने वाली संस्था, ऐसा नहीं है। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सरप्लस आता है वो कहाँ से आता है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तो बैंकों को ओवरनाइट लैंडिंग करती है ना, लोन प्रोवाइड करती है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर दिए, एक तो आय का साधन वो हो गया। दूसरा जो आरबीआई के पास सिक्योरिटीज़ होती हैं उन पर इंटरेस्ट आरबीआई अर्न करता है, दूसरा साधन ये हो गया। और आरबीआई क्या करता है, डॉलर्स जो होता है उसको जब कम रेट में होता है तब खरीदती है और हायर रेट पर उसको बेच देती है। साथ ही चौथा अगर हम रीज़न देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो इनकी जो बोरोइंग्स हैं उसको भी हैंडल करता है, तो इस पर वो कुछ मैनेजमेंट कमीशन भी लेता है। तो ये चार पांच जो मैंने आपको बताए, जो 4-5 तरीके आपको बताए, इन्हीं वजह से आरबीआई के पास पैसा आता रहता है। अच्छा, दूसरी बात है कंटीजेंसी रिस्क बफर, ये क्या है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो बिमल जालान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने कोई रिस्क फाइनेंस करने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अपना जो सरप्लस है, ठीक है, उसका 5.50% अमाउंट अपने पास रखना होगा, ताकि कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हो, है ना, आगे कोई रिस्क वगैरह ऐसा आ जाए जिसकी भरपाई करनी पड़े तो वहाँ से वो अपना जो है रिस्क की भरपाई कर सके। ठीक है, तो वो कितना रखना होता है, 5.50% ऑफ इट्स बैलेंस शीट। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्शन 47 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्लस ट्रांसफ़र करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पिछले कुछ अकाउंटिंग ईयर्स की बात करें तो देखिए 2021-22 तो ये हो गया 3,307, 2020-21 99,122, 2019-20 का भी ये देख सकते हैं, 2018-19 का देखिए कितना ज़्यादा है। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया गया, इसका विषय क्या रहा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे आप वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से भी जानते हैं, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम रहा बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। द 3 सिविक बॉडीज इन दिल्ली मर्ज्ड ऑन विच डेट, दिल्ली में तीनों नगर निकायों का विलय किस तारीख को हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मई 22। देख सकते हैं आप, दिल्ली सिविक बॉडीज टू बी मर्ज्ड ऑन मई 22 सेज सेंटर्स नोटिफिकेशन। चलिए जानते हैं। तो देखिए जो दिल्ली में 3 सिविक बॉडीज़ हैं, जो कि है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरी है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तीसरी है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इन तीनों को ही मर्ज कर दिया गया है 22 मई को, और अब इन तीनों को मर्ज करके जो नई यूनियन है उसका नाम लिखा गया है, उसका नाम रखा गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अब ये 3 अलग अलग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं रहेंगी दिल्ली में, नहीं है, अब केवल एक है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। Which country topped the ISSF Junior World Cup 2022 मेडल टैली। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडिया। तो यहाँ पर ये मेडल टैली देख सकते हैं, इंडिया जो है टॉप पर है, फिर इटली है, फिर पोलैंड है, फिर यूएसए, फिर जर्मनी। चलिए जानते हैं। तो देखिए जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, सूल जर्मनी में हुआ है। यहाँ पर भारतीय शूटर्स ने अपना कैंपेन एंड किया है, ठीक है, टॉप पोजीशन पर रहकर 33 मेडल्स जीते हैं। इसमें 13 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। दूसरी पोजीशन पर इटली है जिसने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्टेड ओवर व्हाट % डिप,
या हाउ मच % डिप इन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 2022। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 51%। चलिए जानते हैं। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 को एंड हुआ है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40,295 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है उसका फ्रॉड इन्होंने रिपोर्ट किया है। यानी कि इतने करोड़ रुपए का फ्रॉड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुआ है। 40,295 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हुआ है। लेकिन अगर हम इसको पिछले अकाउंटिंग ईयर से बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर से बात करें, तो ये 50% डिप है, 51% जो है कम है ना। अच्छा, क्योंकि देखिए 2020-21 की बात करें, ये तो है 2021-22। अगर हम 2020-21 की बात करें तो यहाँ पर 81,921 करोड़ रुपए के जो है फ्रॉड्स पब्लिक सेक्टर बैंक में रिपोर्ट किए गए थे। और अब कितने के किए गए हैं 2021-22 में? 40,295 करोड़ रुपए के। आपको जानना चाहिए, अगर हम टोटल फ्रॉड केसेस की बात करें तो 2021-22 में 7,940 फ्रॉड केसेस दर्ज किए गए, वहीं 9,933 फ्रॉड केसेस दर्ज किए गए थे जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर 21 था उसमें, यानी कि 20-21 में। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराए गए डेटा की यदि बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व है वो पंजाब नेशनल बैंक में 9,528 करोड़ रुपए का फ्रॉड यहाँ पर हुआ है। 441 केसेस यहाँ पर फ्रॉड के पाए गए हैं। विच बैंक हैज सैंक्शनड $350 बिलियन टू गुजरात टू बूस्ट हेल्थ सर्विसेज? किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गुजरात को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेशन गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर है ऋषिकेश पटेल, उनसे मिला और जो सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात यानी कि श्रेष्ठ जी, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इन्होंने डिस्कस किया। साथ ही इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए $350 बिलियन का लोन जो है सैंक्शन किया है। अब ये जो श्रेष्ठ जी जो प्रोग्राम है गुजरात गवर्नमेंट का, ये क्या है? राज्य में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको इम्प्रूव करने से संबंधित है। बाकी आप जानते हैं कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। तो प्राइवेट इंश्योरर है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। इसने डेंटल इंश्योरेंस हेल्थ प्लान शुरू किया है जो कि अपने आप में पहली तरह का ठीक है इंश्योरेंस प्लान है। इसके लिए इसने पूरे देश भर में 340 डेंटल क्लिनिक्स के साथ टाई अप किया है। बाकी पीएनबी मेट लाइफ के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन किशोर पोनावलू हैं और इसके एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव हैं। एमिरेट्स टेलीकॉम बाइज हाउ मच % स्टेक इन वोडाफोन फॉर $4.4 बिलियन? एमिरेट्स टेलीकॉम ने वोडाफोन में 4.4 अरब डॉलर में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 9.8%। तो देखिए, एमिरेट्स टेलीकम्युनिकेशंस ग्रुप कंपनी या फिर जिसे आप कहें एटिलसेट ग्रुप है ना, जो ये लिखा है ई एंड, तो इसने वोडाफोन ग्रुप में $4.4 बिलियन की रकम में 2766 मिलियन शेयर्स जो है खरीदे हैं, जो कि जो वोडाफोन की जो इशू शेयर कैपिटल है उसका 9.8% है। बाकी वोडाफोन ग्रुप के बारे में आपको जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स बर्कशायर इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में है। चेयरपर्सन जीन फ्रैंकोइस वैन बॉक्समीर हैं और सीईओ है निक रेड। विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस? कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करेगा? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, केरल। तो देखिए, पहली बार कोई राज्य सरकार अपना OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी नवंबर में और इसका नाम है सी स्पेस। तो इसमें मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज अपनी मर्जी की आप लोग देख सकते हैं।
ये एक याद रखेंगे आप, OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी जानते होंगे और आपको मालूम भी होगी इसकी फुल फॉर्म। और ये जो सी स्पेस है ये केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KSFDC इसका इनिशिएटिव है। बाकी केरल की बात करें, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है। नेम द ऑथर हु वॉन द विलियम ए कॉल्बी अवार्ड दिस ईयर फॉर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए इस साल विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वेस्ले मॉर्गन। तो देखिए ऑथर और जर्नलिस्ट वेस्ले मॉर्गन, इन्होंने इस साल का विलियम ए कॉल्बी अवार्ड जीता है अपनी मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग के लिए। और ये इनको दिया गया है अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री अड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली। तो $5000 का प्राइज़ इनको दिया जाएगा। आपको बता दें जो कॉल्बी अवार्ड है ये किस लिए दिया जाता है, कोई भी मिलिट्री हिस्ट्री हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स हो, तो इस तरह के टॉपिक्स पर यदि कोई कार्य किया गया है, कुछ लिखा गया है ना, तो उसके लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। नाम याद रखिएगा, विलियम ए कॉल्बी अवार्ड। किससे संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए जो अवार्ड है ये नॉर्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। Which ministry has signed an MOU with National Research Development Corporation for enhancement of capital goods scheme? कैपिटल गुड्स स्कीम को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। बाकी आपको जानना चाहिए हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये विच स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड नंजुरायन टैंक एज 17th बर्ड सेंचुरी। पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने नंजुरायन टैंक को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो देखिए जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने तिरुपुर में स्थित नंजुरायन लेक को अपना 17th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया है। इस लेक को सरकार पेरियापलयम रिजर्वायर भी बोलते हैं। बाकी तमिलनाडु के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर RN रवि हैं, यानी कि रविंद्र नारायण रवि हैं, कैपिटल चेन्नई है और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। An MOU was signed between Rashtriya Raksha University and the Army Training Command to develop the War Game Research and Development Center in राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और सेना प्रशिक्षण कमान के बीच किस जगह पर वार गेम अनुसंधान और विकास केंद्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए न्यू दिल्ली में वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डेवलप किया जाएगा और इसके लिए एक MOU साइन किया गया है आर्मी ट्रेनिंग कमांड और गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच में। और इस वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को वारडेक नाम दिया गया है और अपनी तरह का एक पहला ये सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होगा इंडिया में, जहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो वर्चुअल रियलिटी वार गेम्स है उनको डिज़ाइन किया गया है। हु लॉन्च्ड सिंगल नेशनल पोर्टल बायोरैप फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स? बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल बायोरैप किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, जितेंद्र सिंह। चलिए जानते हैं। तो देखिए जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इनके पास कई चार्जेस हैं। एक तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये सभी विभाग डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास हैं, आपको याद रखना चाहिए। और वन नेशन वन पोर्टल के उद्देश्य के तहत यहाँ पर जो बायोटेक रिसर्चर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक सिंगल नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बायोरैप, बायो RRAP। तो जो भी रिसर्चर्स हैं है ना, जो बायोलॉजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी में जिनको कार्य करना है तो उनको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो अप्रूवल वो इस पोर्टल के थ्रू पा सकते हैं।
इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? प्रसूति नालवरण दिवस को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 23। तो देखिए 23 मई को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ये मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम है एंड फिस्टुला नाउ इन्वेस्ट इन क्वालिटी हेल्थ केयर एम्पावर कम्युनिटीज। विच कंट्री ऑन May 19 होस्टेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? 19 मई को किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। तो देखिए ब्रिक्स 2022 चाइना, जो ब्रिक्स 2022 का जो चार्ज है वो चाइना के पास है। तो चाइना के जो स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, तो उन्होंने ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स इनकी मीटिंग 19 मई को जो है ऑर्गेनाइज की और भारत की ओर से जो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। बाकी आपको जानना चाहिए इस साल जनवरी 2022 में भारत ने ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो चाइना को हैंड ओवर कर दी थी और ब्रिक्स 2022 का जो थीम है वो रहेगा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये थीम। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं अब। हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन? जॉन ली। इंटरनेशनल टी डे एंड वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज May 21। Which country signed a landmark security pact with the Solomon Islands? China. Nepal and India have signed how many MOUs during Prime Minister Narendra Modi's day-long visit to Lumbini, Nepal? 6. Second phase of mandatory hallmarking of gold jewelry and gold artifacts to come into force from June 1, 2022. कई एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर जुलाई 1 दिया है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है जुलाई 1, तो थोड़ा आंसर करते हुए ध्यान रखेंगे। आंसर इसका जून 1, 2022 है। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही दिए हैं, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। अटैकर्स किल 7 सोल्जर्स इन एम्बुश इन नॉर्दर्न नाइजीरिया। तो यहाँ पर हमारा शब्द है एम्बुश। एम्बुश का मतलब क्या होता है? घात लगाकर किया गया हमला, यानी कि छिप कर बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में है कि कोई आएगा तब उसके ऊपर हम हमला करेंगे, तो उसको बोलते हैं एम्बुश। घात लगाकर, आपने सुना होगा ये टर्म, घात लगाकर हमला करना। जैसे आप देख सकते हैं नीचे लिखा ही वॉज किल्ड इन एन एनिमी एम्बुश। वे अपने दुश्मनों की जो घात लगाकर बैठे थे उसके दुश्मन, उस हमले में वो मारा गया। तो अटैकर्स किल्ड 7 सोल्जर इन एम्बुश इन नदर्न नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में जो नाइजीरिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी हत्या कर दी गई अटैकर्स द्वारा, मिलिटेंट्स द्वारा, जो कि घात लगाकर बैठे हुए थे। टू सडनली अटैक समवन आफ्टर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर देम, है ना, किसी के लिए छुपे रहे आप, वेट कर रहे हैं कब आएगा और कब हम उस पर हमला करेंगे। जैसे 5 सोल्जर्स डाइड आफ्टर देयर बस वाज एम्ब्यूस्ड ऑन अ कंट्री रोड। ही वॉज एम्ब्यूस्ड बाय गनमैन ऑन हिज वे टू वर्क। जब वह अपने काम में जा रहा था तभी उसको गनमैन, यानी कि जिनके पास बंदूक रहती है, उनके द्वारा मार दिया। आपने देखा होगा कई जो जैसे दिल्ली है, बेंगलुरु है, गुड़गांव है, इस तरह के शहरों में एकदम फायरिंग की घटना सामने आ जाती है कि बीच सड़क पर मार दिया गया किसी को। तो वो जो मारने वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो एम्ब्यूश, यानी कि घात लगाकर बैठे होते हैं। और एग्जांपल देखेंगे, असम राइफल्स कमांडिंग ऑफिसर फैमिली 4 जवान्स किल्ड इन मणिपुर एम्ब्यूश। तो मणिपुर में जो कोई वो होंगे मिलिटेंट्स वगैरह होंगे, तो वो एम्ब्यूश लगाकर बैठे थे, यानी कि घात लगाकर बैठे थे, जिसके तहत इन्होंने असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर फैमिली 4 जवान्स को मार दिया, उन पर हमला किया। कैमरून आर्मी सेज रेपेल्स एम्ब्यूश किल्ड 4 आर्म्ड सेपरेटिस्ट। तो कैमरून की आर्मी ने कहा है कि कुछ लोग जो एम्ब्यूश लगाकर बैठे थे, जो घात लगाकर बैठे थे, उस चीज़ को हमने जो है नाकाम कर दिया और 4 जो सेपरेटिस्ट थे जिनके पास हथियार थे उनको भी हमने मार दिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय विच मुगल एम्परर। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूटी। विच जर्मन क्लब डिफीटेड स्कॉटिश क्लब रेंजर्स टू विन 2022 UEFA यूरोपा लीग फाइनल। With whom did the US recently sign a $500 million Millennium Challenge Corporation deal?
ऑन 22 May 2022 सर्च इंजन गूगल कॉमेमोरेटेड द ग्रेट गामा पहलवान विद अ डूडल ऑन हिज डैश बर्थ एनिवर्सरी। तो कौन सी बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर गूगल ने जो ग्रेट गामा पहलवान है उनके लिए एक डूडल डेडिकेट किया है 22 मई 2022 को, ये आपको बताना है। तो पांचों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।